मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहारी गाली देता हूँ कि एक बिहारी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है यहाँ से बाहर जाने के बाद? लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ये देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, वो ये देख ले कि हमने क्या किया है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। हम बिहार को बिहारी बनाना चाहते हैं, वो बिहारी जो दुनिया में जाना जाता था अपनी क्षमता के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और मैं आज बैठा हूं जन स्वराज के दमदहा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री बंटी यादव जी के पास में। आज हम पहुंच गए हैं इनसे मिलने के लिए और जानने के लिए कि जनता का कहां तक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और अगर ये जीत जाते हैं तो आने वाले कुछ समय में ये अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी देंगे इनसे। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं कि बंटी यादव जी जन स्वराज पार्टी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष जी, आप मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको टिकट मिलने की बधाई देना चाहूंगा। और मैं एक सवाल आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो हमारी जनता जो हमसे पूछती है, हमारे दर्शक जो हमसे पूछते हैं कि आपके जीवन में, राजनीतिक जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और वो कैसे आपकी नीतियों को आकार देता है? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसे पत्रकार होंगे जो इस तरह से बातों को रखते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप एक पेंटर हैं तो आपका इंटरेस्ट पेंट में जरूर होना चाहिए। अगर आपको पेंट की जानकारी नहीं है तो आप अच्छे पेंटर नहीं हो सकते। उसी तरह अगर मैं राजनीति में हूँ तो कहीं ना कहीं राजनीति किन कारणों से आ पाया और क्यों आप राजनीति कर रहे हैं, इसमें आपके स्वभाव में, आपके जीवन के किसी क्षण में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि नहीं, सामाजिक जीवन में आपको जाना चाहिए। मेरी परिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन कभी भी राजनीति से बहुत रुचि नहीं थी। ये आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद अगर हमारे पूर्वजों ने समाज को देने का कुछ काम किया है तो उसके पीछे यही था कि समाज का भला हो, और इसी वजह से वो राजनीति में भी आए थे। मेरे दादाजी रामनारायण मंडल, स्वर्गीय रामनारायण मंडल, वो राजनीति में आए और उन्होंने एक शीर्ष मुकाम पे वो पहुंचे, विधानसभा के स्पीकर रहे। उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति बदलती चली गई, लेकिन हमारी पारिवारिक सोच नहीं कभी बदली। जहां तक मेरा सवाल है और मैं क्यों आया राजनीति में, खास करके आज मैं जन स्वराज के साथ इसलिए हूँ कि एक दिन मेरे दरवाजे पे कोई सेल्समैन आया था। उस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और सुबह सुबह उसने बेल दबाया कि सर कुछ हम दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कल चले आओ। मैंने टालने के हिसाब से उसको कह दिया वो, लेकिन वो फिर चूंकि समय का पाबंदी उसको पता होगा या उसे लगा हो कि शायद ये सीरियस कस्टमर है, दूसरे दिन सही वक्त पे आ गया। तो मुझे लगा कि इसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो वो आकर के बैठा और बताया कि हम एक वैक्यूम क्लीनर बेचते हैं, तो सर वो डेमो हम दिखाना चाहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मेरा रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन
उसकी मेहनत और उसका वो देख करके कि भाई हमने कल बुलाया था और सही वक्त पे आ गया, मैंने कहा चलो दिखाओ। वो लड़का वैक्यूम क्लीनर निकाल के डब्बे से प्लग में लगाया। प्लग में लगाने के बाद एक दो बार स्विच ऑन ऑफ करता रहा, लेकिन उसका वैक्यूम क्लीनर ऑन नहीं। वो बार बार स्विच ऑन ऑफ कर रहा था, जब ऑन नहीं हुआ तो मैंने उसका कहा भाई ये नया नया है और तुम्हारा ऑन नहीं हो रहा। उसको ऑकवर्ड लगा। उसने जो जवाब दिया, उसने कहा सर कल सैटरडे था तो मेरे ऑफिस में एक स्वीपर है बिहारी, वो घर लेके चला गया। नॉर्मल सा जवाब है, लेकिन जब आप शब्दों का चयन देखेंगे तो उसने कहा एक बिहारी। उस बात पर मैंने उसको कहा कि तुम अपने मैनेजर का नंबर दे दो, हम जरा बात करें आपके मैनेजर से। तो थोड़ा झिझक उसको हुई कि भाई मैनेजर का नंबर क्यों मांगा। तो तुम नंबर दो, जरा बात करें कि तुम्हारे यहाँ जो बिहारी स्वीपर है वो है भी या तुम अपनी मन से बता। वो समझ गया कि शायद हमने जो बिहारी शब्द इस्तेमाल किया है उसकी वजह से हम नंबर मांगे। तो सर सॉरी, जो होता है, नहीं आप गलत मायने में ले रहे हैं, ये वो करने लगा। मैंने कहा नहीं, बात तो हम करेंगे तुम्हारे मैनेजर से। और आपको जान के अफसोस होगा, लास्टली उसने अपना आईडी दिखाया मुझे जिसमें उसके पिता का नाम था। वो सहरसा का रहने वाला था। लेकिन मैं उसकी गलती नहीं समझता। मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहारी गाली है कि एक बिहारी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है यहाँ से बाहर जाने के बाद? और कहीं ना कहीं जब प्रशांत जी ने बिहार और बिहार की अस्मिता की बात की तो वो दिल से लगा कि हाँ शायद पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई है जो बिहार के लिए सोच रही है, और यही मेरा कारण था राजनीति में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताएं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले 100 दिन में आप और आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि जनता एट ए टाइम बदलाव महसूस करे 100 दिन के अंदर? सर 100 दिन की तो बात छोड़ दीजिए, हम आए ना आए ये तो वक्त और जनता के प्यार और भरोसे के ऊपर रहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, वो ये देख ले कि हमने क्या किया है। पिछले 2-2.5 महीने में हम लोगों ने ये जरूर बता दिया कि जनता जिस झूठे वादे पे जनता जिन नेताओं के फरेब में आकर के प्यार देती है, अपना विश्वास देती है, उनका दोगला चरित्र कैसा है, दोगला चरित्र कैसा है, हमने वो दिखा दिया है और जनता देख रही है। तो ये शुरुआत तो हमने कर दिया है। और सत्ता में जब हमारी पार्टी आएगी, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि सत्ता में हमारी पार्टी नहीं जनता आने वाली है, तो इस तरह के कारनामे आप देखते रहेंगे कि कैसे सत्ता के अंदर लगे हुए खून को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये जो खून लग चुका है, जब एक सबके कुछ से सक्षम व्यक्ति उसको जब ये लगने लगता है कि नहीं हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम असक्षम हो चुके हैं, वो शक्ति देने का काम निश्चित तौर पर जनसुराज करेगी। ठीक है, अब तक बिहार की राजनीति में ऐसी कौन सी गलत प्राथमिकताएं थी जिसकी वजह से बिहार आज पिछड़ा हुआ नजर आता है, और आप उस चक्र को कैसे तोड़ पाएंगे? आपने सवाल किया कौन सी ऐसी गलत नीति सरकार की अभी तक रही जिसकी वजह से बिहार पिछड़ेपन के दौर में लंबे समय से चलता आ रहा है, और उस चक्र को, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है 10 साल 15 साल में यहाँ पर,
तो उसमें उस चक्र को जो भी नई सरकार आई है उसने भी उसी को दोहराया है, तो उसको आप कैसे तोड़ पाएंगे? चलो मैं उदाहरण के साथ में आपको देता हूँ। जी प्लीज। ऐसे बोलना बड़ा आसान हो जाता है, किसी का आरोप लगाना। शायद 4 दिन पहले हमारे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी अपनी पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको इलेक्शन उम्मीदवार भी बनाया है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जो व्यक्ति 2 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न्याय के उस मंदिर में जाके करता है, जिस जिले का प्रतिनिधित्व, पूरे जिले का, पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करके संसद के गलियारे में बैठते हैं और 1 बार नहीं 2 बार, अब जब वो मतलब के लिए पार्टी को छोड़कर उसी पार्टी में आते हैं, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। बहुत अफसोस होता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको 2 बार दुनिया की जनता ने अपना भरोसा जताया है और वो आके कहते हैं अगड़े और पिछड़े की बात। वो कहते हैं कि हम पिछड़ों की जो मजबूती है, जो वोट है, उस पर अगड़े राज करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती जब वो आते और इस आरजेडी में आने के बाद वो ये कहते कि हम विकास के नाम पे वोट मांगे। उन्होंने कहा कि वोट महाराज का और मिर्जा खेले होली। तो क्या ये वोट यादव और मुसलमान का, मिर्जा आए हैं खेलने होली? ये नहीं होगा। जनता विकास के नाम पे वोट देगी और ये गलती सिर्फ संतोष कुशवाहा नहीं, पीछे जितने भी स्थापित पार्टियां हैं इनके पास हथियार क्या है, तो जितना झूठ बोल सकते वो बोल लो। 20 महीने में 3 करोड़ रोजगार बांट दो, सरकारी नौकरी बांट दो, अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को अगड़े से लड़ा दो, लेकिन कुर्सी पकड़। ये गलती जनसुराज नहीं करने वाली है। हम आए हैं अपनी बात रखने, हम क्या करेंगे उसमें वोट मांगने। हम बिहार को बिहारी बनाना चाहते हैं, वो बिहारी जो दुनिया में जाना जाता था अपनी क्षमता के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए। बहुत बढ़िया। पारदर्शिता और ईमानदारी साबित करने के लिए आपने अपनी उम्मीदवारी में कौन से ठोस कदम उठाए? देखिए, एक उम्मीदवारी कई चीजों पर निर्भर। आप उम्मीदवार का मतलब ये होता है कि आप उस पार्टी के चेहरा होते हैं, आप कह सकते हैं एक फेस होता है पार्टी का। और उम्मीदवारी के पीछे अगर आपको चुना जाता है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि जो बातें हम कह रहे हैं वो इनके माध्यम से नहीं, इनके माध्यम से ज्यादा स्पष्ट रूप में और ज्यादा प्रखर रूप में हम रख सकते हैं। तो प्रशांत जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगा होगा कि भाई जो बातें जनसुराज कह रही है उन बातों को लेकर के बंटी यादव अपने क्षेत्र में अच्छी तरह रख सकते हैं। ये वो बंटी यादव है जो यहाँ रहे ना रहे, लेकिन जनता के बीच इनका प्यार बना रहता है। इसीलिए जनता ने, जब भी मैंने यहाँ से अपनी दावेदारी रखी है, फिर जनता ने मुझे सदस्य स्वीकार किया है। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जनसुराज से जुड़े जितने भी साथी थे उनका बहुत बड़ा योगदान है आज जनसुराज को मतदानों के अंदर में घर घर पहुंचाने में। बिल्कुल हमारे बड़े भाई और हमारे साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं डॉक्टर बीके ठाकुर, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं ऐसे इन बातों से सलूट करता हूँ उनको कि बड़े दरिया दिली के साथ आज मैं सुबह जब मैं नॉमिनेशन
कि फाइल करने से पहले मुझे लगा कि नहीं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं घर जाने से पहले पटना से वापस आया तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के घर पे ही गया और उन्होंने खुले दिल से इस बात को स्वीकारा कि हाँ, मैं नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम जनसुराज जी अपने मुकाम को हासिल करके बढ़ेंगे। नॉमिनेशन फाइल हो गया? नहीं, नॉमिनेशन नहीं फाइल हुआ है, सबमिशन मैं फाइल करता क्योंकि कल ही आज सुबह मैं वापस ही आया, मैं तो मुस्तैद हो रहा है, नॉमिनेशन जल्द फाइल है। अगर खुदा न खास्ता पार्टी की नीति और जनता के हित में अगर टकराव हो तो आप किसका पक्ष लेंगे और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज में ये सवाल बेमानी हो जाता है, क्योंकि हमने कहा है कि जनता का सुंदर राज, और जनता का सुंदर राज तभी होगा जब जनसुराज जो है उस स्तर पे जाके काम करे। मुझे नहीं पता पार्टी के बाकी कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पहली दफा जनसुराज ने एक तलवार लटका के रखा है उम्मीदवारों के ऊपर और होने वाले विधायक के ऊपर, क्योंकि जनता का प्यार मिलने के बाद ही वो विधायक कहलाएंगे, कि अगर वो पार्टी के नियम कानून और जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उन्हें पार्टी के द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर हमारे सर पे ये तलवार लटकती रहे कि हमें जनता के लिए काम करना है, तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति गलत नियत से भी इसमें आ रहे हैं वो पब्लिक के लिए काम करेंगे ही करेंगे। इसीलिए दोनों के बीच में टकराव का संभव जनसुराज में नहीं है। जनता मतलब सरकार, सरकार मतलब जनता। नहीं, फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, आपकी पार्टी की एक नीति है, आपका एक अपना संविधान है, लेकिन ऑन ग्राउंड कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो आम जनता है उनका जो हित है वो पार्टी पूरा करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि पार्टी का संविधान वो अलाउ नहीं करता। उस स्थिति में आप किसकी तरफ जाएंगे, किसका पक्ष लेंगे, अपनी पार्टी के नीति का, पार्टी के संविधान का, या जनता के हित का? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जनसुराज है, जनता का सुंदर राज। हमारे संविधान को बनाने में किसी 4-5 व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है। हमारे संविधान हम पब्लिक के बीच में जाके हमने सवाल को रखा था कि इन सवालों का क्या उत्तर है, और उसके संकलन को ही हमारा संविधान बनाया गया। तो आज नहीं, हमारे शुरुआती दौर से ये कोशिश रही है कि जनता का संविधान हो। इसलिए आप बार बार जो प्रश्न कर रहे हैं, ये होता है, ये कंटेम्परेरी जो पॉलिटिक्स है उसमें लोग झूठ बोल करके वोट लेते रहे और फिर सत्ता हित के लिए, कुर्सी के लिए वो जनता हित को साइड में रखे हुए हैं, इसलिए टकराव होता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम चांद तारा उतार के लाके दे देंगे। हम वही बात कह रहे हैं जो बात पॉसिबल है, हम वही बात कह रहे हैं जो जनता के दिल का दर्द है। इसलिए हमारा दर्द और जनता का दर्द एक है। ईश्वर से यही कामना है कि जिस नीति और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें ऊपर वाला हमें सफलता प्रदान करे, ताकि हम जनता के नियत पे, जनता के उम्मीदों पे खड़े होकर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत आगे भी करेंगे, और अगर आपकी सरकार बनती है या आप जीत के आते हैं तो अपनी जनता का पूरा ख्याल रखिएगा। जो शिकायत आज जनता करती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे जनप्रतिनिधि के सामने हमसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो हम उम्मीद करेंगे वो स्थिति आपके साथ पैदा ना हो। देखिए, मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपकी शुभकामनाओं को मैं तहे दिल से स्वीकार करते हुए एक बात और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जनता जानती है कि मैंने सिर्फ वादा नहीं किया। मेरे प्लान पे एजुकेशन
आपको दिखेगा, अगर रमदान की जनता मुझको विश्वास करती है तो हर एक पंचायत में जनता ऑफिस खुलेगा और उस ऑफिस का काम यही होगा कि सप्ताह भर वो वहाँ के जनता में जो कमी है, जो उनको जरूरत है, वो हमारे कार्यकर्ता उस ऑफिस में संकलन करें। और आपका विधायक और जनता ने मुझे बनाया है तो हर एक सप्ताह हर एक पंचायत में उस रजिस्टर पर जाके मेरा सिग्नेचर आज भी आप देख लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। और अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो आप आके देखिएगा कि हर एक सप्ताह हर एक पंचायत के रजिस्टर पे आपके विधायक का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर अगर होगा, इसका मतलब है कि जनता की आवाज को मैं सुनने का काम करूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखा आपने, हमने श्री बंटी यादव जी से 5 मुख्य सवाल पूछे हैं, ज्यादा सवाल नहीं किया हमने, 5 ही सवाल पूछे हैं जो कि पूरी तरह से जनता से जुड़ा हुआ और इनकी नीतियों से और जनता की नीतियों से भी जनता क्या सोचती है उस पर बेस्ड ये 5 सवाल थे। और इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा और हर एक सवाल का जवाब दिया। अब देखना ये आपको है कि आप क्या फैसला लेते हैं। तो मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ GPN बिहार के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।